हेलो बच्चों, रामलाल क्या हाल चाल। एकदम जोरदार। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। ये लेक्चर मैंने कल ही रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि फ्राइडे को आज मेरा मंजिल बैच में क्लास है रोटेशनल मोशन का, है ना। तो आपका क्लास डिस्टर्ब होता और एक दिन डिले होता, उससे ज्यादा अच्छा है ना। आपने सुना होगा, जो काम कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी। तो देखो, समय बहुत कम रहता है और आप डिले करते जाएंगे तो काम बढ़ता जाएगा। बैकलॉग इसी तरीके से क्रिएट होता है। आप अपना काम टाइम पे करेंगे तो बैकलॉग कभी भी क्रिएट नहीं होगा। कोशिश करिए कि सारे काम टाइम पे हो जाए, ठीक है। तो आज मेरा क्लास है, इसलिए मैंने ये लेक्चर कल ही रिकॉर्ड कर लिया था आपके लिए। तो चलिए, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में, सर 8 में हम क्या पढ़ेंगे? हमने 7 में क्या पढ़ा था? मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस समझा था। उसके लिए कैलकुलस को यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस को यूज करके। सर कैसे किया था, एक बार बताओगे क्या? सर हमको नहीं समझ में आया। इतने बड़े रामलाल हो, देखो कैसे किया था, 2 सेकंड में समझा दूंगा। सर कैसे किया था बताओ। हमने क्या किया था? a इज इक्वल टू डीवी बाई dt लिया था। हां सर लिया था। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हां सर कांस्टेंट है। मुझे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन से। तो तुरंत से रफ्तार में मैंने क्या किया? dt को यहां रख दिया। a इंटू डी टी बराबर dv। इसको इंटीग्रेट कर दिया। टाइम का इंटीग्रेशन है तो टाइम को 0 रखा तो वेलोसिटी u था और किसी t टाइम पे वेलोसिटी v था। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल at। यहां पे dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u, तो v माइनस u। लो v माइनस u बराबर at। और तीसरी बार मैं करके दिखा रहा हूं। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं समझ में आया। अरे रामलाल, तू रामलाल ही रहेगा। यहां देख, यहां देख, v को रहने दे, u को उस तरफ ले जा। तो v बराबर u प्लस एटी, v को लिख दे dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस एटी। dt को उठा के यहां लिख दे, इंटीग्रेट कर दे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। लेकिन सर थर्ड वाला में थोड़ा दिक्कत है। अरे रामलाल, a बराबर v इंटू डीवी बाई dx भी लिख सकता है क्या? हाँ, जिस तरीके से यहां पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इनटू वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। अब इस dx को उठा के यहां रख दो। a इंटू dx में a बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन सिंपल x, v इंटू डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर एक फोर्थ भी बताया था आपने, वो नहीं समझ आया था। अरे यार देख इधर, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें याद रखिएगा, ये फाइनल वेलोसिटी होता है, स्पीड के फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे। सर लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो हम स्पीड कहते हैं। हाँ, लेकिन स्पीड को हम वेलोसिटी नहीं कहते। वेलोसिटी को हम स्पीड नहीं कहते, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो सर बचा क्या? डायरेक्शन। आगे जा रहा हो तो प्लस लेंगे, पीछे जा रहा हो तो माइनस लेंगे। तो देख के रखना थोड़ा। v स्क्वायर मैंने सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मोशन, थर्ड है, ये फर्स्ट है। s nth। सर s nth क्या होता है? जब भी मैं आपसे पूछूं 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5th सेकंड इज अ 1 सेकंड फ्रॉम 4 सेकंड टू 5 सेकंड। मान लो यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 4 है, t इज इक्वल टू 5 है, t इज इक्वल टू 6 है, t इज इक्वल टू 8 है। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो मैं समझ आ गया, क्यों बार बार बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे रामलाल टाइप एकदम, उनको नहीं फील आता है। ये बेटा क्या होगा? 6th सेकंड। ये 6th सेकंड है। ये क्या है? ये तुम्हारा 5th सेकंड। 4 से 5 होता है 5th। ये कौन सा सेकंड होगा सर? 4th होगा। ये कौन सा सेकंड होगा? ये 3rd होगा। तो मैं 3rd की बात करूं, 4th की बात करूं, 5th की बात करूं, 6th की बात करूं या 8th की बात करूं? सॉरी, पहले यहां पे 7 लिखो ना सर, 6 के बाद 7 आता है। अच्छा, आपको गिनती नहीं आता है। 7th, 6th, 7th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, ये जो हैं वो 1-1 सेकंड का इंटरवल है। 5 से 6 के बीच में 6 सेकंड होता है। सर अगर 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मेरे से पूछ रहा है, 6 सेकंड का, तो बेटा ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां के डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। लेकिन 6 तो ये है बेटा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। ये डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड है, 5 से 6 सेकंड के बीच में जितना चला है। और 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां है। 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहीं लिखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और 6th सेकंड लिखा हो, 6th ऊपर में th लगाओ, nth लगाओ, th लगाओ, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा हो,
वो 1D में चले या 2D में चले, कहीं भी चले, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो ये आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था। फिर मैंने बोला था इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब तक रेस्ट ना लिखा हो तब तक वो रेशियो आप नहीं लगा सकते जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। सर क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऐड करते ही ना रेशियो नहीं बैठ पाएगा 135 या 149 का। तो यहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ साथ यह भी देखना बहुत जरूरी है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, and constant acceleration. If object starts from rest and constant acceleration, then find ratio of distance in 1 second, 2 second और 3 second. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और उस पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है फिक्स एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ भी, मतलब जिधर एक्सीलरेशन लगेगा उधर ही वेलोसिटी पैदा ले लेगा। क्यों सर? क्योंकि मैं रेस्ट में हूं, जिधर धक्का मारा उधर ही एक्सीलरेशन होता है। हाँ सर, तो जिधर धक्का मारो उधर ही चलता जाऊंगा हमेशा, और तेरा फोर्स कांस्टेंट होगा। सर क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो F बराबर m। कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रहे हो, उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसका रेशियो क्या आया था? तो इसका रेशियो आया था सर 1 सेकेंड का, और जब आप 2 सेकेंड लिख रहे थे इसमें यह भी इंक्लूड हुआ था। मतलब कहने का मतलब यह है कि t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल टू 1 पे है, t इज इक्वल टू 2 पे है, t इज इक्वल टू 3 पे है, तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना 1 सेकेंड का, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड का, और फिर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं 2 सेकेंड का, ये होगा डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड का, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं 3 सेकेंड का, ये होगा डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड का। आप इस बात को फील कर पा रहे हैं? मैं कहता हूं 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है, 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है, 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 3rd सेकेंड नहीं बोल रहा मैं, तो 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां तक आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3 सेकेंड में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड टोटल ऐड करके आया। तो इसका रेशियो क्या होता है? तो देखिएगा ध्यान से, इसका रेशियो होता है 1:4:9। सर यहां पे 1 मीटर आएगा? नहीं बेटा, ये रेशियो निकाला है, असल में आता है a/2:4a/2:9a/2, लेकिन रेशियो कंपेयर करेंगे तो ये सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये 1 मीटर हो या 4 मीटर हो जरूरी नहीं है, जरूरी ये कि इसका रेशियो यही होगा, चाहे एक्सीलरेशन कुछ भी हो। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से और कुछ भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कुछ भी हो मतलब ऐसा नहीं कि वेरिएबल हो, कुछ भी का मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो, जैसे वैल्यू हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी तो कांस्टेंट है, वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। मोशन अंडर ग्रेविटी में मान लो कि ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, तो यही तो केस हो गया। उस केस में भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट टोटल 2 सेकंड में जितना नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट टोटल 3 सेकंड में जितना चलेगा, 3 सेकंड में यहां से यहां तक ले रहा हूं, 3 सेकंड में टोटल जितना चलेगा उसका रेशियो 1:4:9 आएगा। देखो यहां पे 1:4:9 आएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही, इंटरवल के लिए सही नहीं है। अगर मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, टोटल 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, है ना, 2-2 सेकंड का इंटरवल बढ़ा दिया तो भी ये 1:4:9 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2t सेकंड, तो भी ये रेशियो 1:4 ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट t सेकंड में चलता है कुछ x मीटर, तो टोटल 2t सेकंड मतलब स्टार्टिंग से 2t सेकंड में कितना चलेगा? 4x। फील है इस बात का? ये समझा दिया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन यू कांस्टेंट, रुको 1 मिनट। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो आप एक ही चीज को 2-2 बार क्यों पढ़ाते हो बेटा? इसीलिए पढ़ाता हूं कि कोई कमी ना बचे। देखो अगर मान लो t इज इक्वल टू 0 से ऑब्जेक्ट यहां पे था, t इज इक्वल टू 1 पे यहां पे था, t इज इक्वल टू 2 पे यहां था, t इज इक्वल टू 3 पे यहां था। अब मैं पूछना चाहता हूं अगर रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन जर्नी स्टार्ट हुआ है तो पहले 1 सेकेंड में कितना चलेगा? तो ये फर्स्ट सेकेंड हो गया। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन दूसरा सेकेंड, सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 के बीच नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 के बाद 2 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना चला है, और मैं पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड। 3rd मींस बोलो बेटा क्या होगा? 3rd सेकंड का मतलब हो गया कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आपको मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और 3rd सेकंड,
सर ये हमें पता है 1 3 5 होता है, मैं इसको दूसरे तरीके से ड्राइव करके बताता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं इसको x बोला था तो टोटल क्या था ये? सर 4x। यहां से यहां तक टोटल क्या था बोलो? अगर इसको मैं x बोलूं तो ये क्या था? 4x। ये लिखना, ये देखो, अगर ये x था तो इसी को मैं 4x कहता था ना, तो 4x में से सिर्फ मुझे यही देखना है, तो x हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 3x। अच्छा ये क्या था? 3 सेकंड से 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था? 9x। देखो ना 149। अब मैं सिर्फ इतना ही से मतलब है, मान लो मुझे सिर्फ थर्ड सेकंड से मतलब है, सिर्फ थर्ड सेकंड से मतलब है, तो 9x में से 4x घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 5x। ऐड कर देख लो, यह डेरिवेशन का दूसरा ही तरीका है। तो x 3x 5x ये ऑड नंबर का रेशियो है, ऑड नंबर का रेशियो, ऑड नंबर का रेशियो। इसके लिए जरूरी कंडीशन यह है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट करे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम u, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी को u रफ्तार से स्टार्ट करता है, ठीक है सर। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू है? आप एज्यूम कर सकते हो कि a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि वो कांस्टेंट है। देन फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इफ वेलोसिटी एट एंड पॉइंट, मतलब लास्ट में, जर्नी के लास्ट में एंड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? कुछ s आप एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कुछ s डिस्प्लेसमेंट आप एज्यूम कर लेंगे। सर आपने इस सवाल को कैसे किया था? सर कैसे किया था ये फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे करोगे बताओ। सर फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दे v बराबर u प्लस at। यहां पे बताओ कहीं टाइम है? नहीं सर। टाइम देखो ना, पूरे सवाल में कहीं टाइम है? नहीं सर। क्या टाइम पूछा है? नहीं सर। तो क्यों टाइम के चक्कर में पड़ रहे हो? सर सेकंड इक्वेशन में मोशन s नहीं दिया, लेकिन आपने मान लिया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर से वहां पे टाइम का लोच आएगा। फिर से वहां पे टाइम का लोच आ रहा है। सर क्या करें? कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाए, फाइनल वेलोसिटी भी आ जाए, a और s आ जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कंप्लीट जर्नी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। फॉर कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी हो गया v, इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट s आ गया। और हाफ जर्नी के लिए लिख दो, तो हाफ ऑफ द जर्नी में मान लो कि यहां से यहां तक s/2 पे वेलोसिटी हो गया कुछ v मिड, ये हमें निकालना है, तो लिखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v मिड। मैं यहां से यहां तक कंसीडर कर रहा हूं, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s/2 लिखोगे, s/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। पहले वाले में नहीं किया था, दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, यहां पे मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो अच्छे से देखना, यहां से a से s कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड, ये मिटा देता हूं, डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 को 2 से, तो 2 से 2 कटा और a से s कटा, तो ऊपर में बचेगा सिर्फ 2। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां उठा के रख देता हूं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, चलो नहीं रखता हूं, चल बुरा मान गया तू, काहे रख रहे हो सर, तो यही छोड़ देता हूं, ले इज इक्वल टू 2। अब तो ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 लाइन सॉल्व करोगे जो कि मैंने कल भी किया था, आ जाएगा आंसर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। तो तुमसे कई सारे ऐसे सवाल पूछेंगे कि मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन चल रहा u वेलोसिटी से, नहीं ट्रेन चल रहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब किसी इंस्टेंट पे एक पोल को उसने उसका फ्रंट इंजन u वेलोसिटी से क्रॉस किया। समझना, ट्रेन जा रही है, सवाल लिखेंगे पूरे एक लाइन में, ट्रेन जा रही है और ट्रेन का फ्रंट इंजन इस पोल को u वेलोसिटी से क्रॉस करा, ट्रेन एक्सीलरेटेड है और लास्ट बोगी किसी v वेलोसिटी से क्रॉस किया। तो तुमसे पूछेंगे कि ट्रेन का मिड पॉइंट, मतलब मिड वाला बोगी इसको कितने वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, मतलब मिड पॉइंट की वेलोसिटी आपसे पूछ रही, ऐसा सवाल होगा। ऐसा सवाल होगा सर, इसको कैसे करेंगे देखो बताता हूं, कुछ मत करना, v मिड की बात करेगा ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो लिख देना रूट अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। एक और जोरदार बताऊं, एक मान ले बॉल है, मैंने ग्राउंड से बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। सर तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाऊंगा, वहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी देखे एक बार, कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? u से, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अब इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन g नीचे लाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन वो सर नीचे है, हाँ तो थ्रू आउट द मोशन नीचे ही रहेगा। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा सर? रेस्ट में आ जाएगा। और मान लो इसका मैक्सिमम हाइट h है कुछ, अब तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। फाइंड वेलोसिटी
at midpoint of the maximum height. अब यहां पे इस सवाल को तुम कहीं किताबों में ढूंढ लेना, गूगल कर लेना, एक पेज में सवाल करते हैं। काहे करते हैं? तुमको समझ ही नहीं आता कि बॉल को यू से फेंक, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। हाँ, मोशन डर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। अब उनको लगता है कि यार अब मुझे जहां पे वेलोसिटी निकालनी है वो मैक्सिमम हाइट का आधा है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो वो पता करना पड़ेगा। हाँ, एमआर स्टार। मैंने तुम्हें बोला ना, जहां सवाल में मिड पॉइंट लिख दे तो तुम डायरेक्ट लिखना वी मिड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2। इनिशियल बोलो u, फाइनल बोलो मैक्सिमम हाइट पे 0, तो 0 हुआ है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसलिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सीधा आंसर आएगा वी मिड रूट अंडर यू स्क्वायर बाई 2, और रूट और स्क्वायर दोनों है, तो यहां से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u और नीचे रूट 2, u बाई रूट 2 इज अ करेक्ट आंसर। लो, मजा ही आ गया एकदम। आगे देखो यार, जोरदार चीज बताई यार आपने तो सर। हाँ, एकदम जोरदार चीज। अब कई बार सवाल ये पूछते हैं कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है u, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड हिज मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट, ये सम डिस्प्लेसमेंट ये दिया हो भी सकता है, नहीं भी दिया सकता है, दे भी देगा मान लो 100 मीटर, तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉल्व करते समय ये कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट s, इट्स वेलोसिटी बिकम v and motion with a constant acceleration. Object is moving with constant acceleration. With constant acceleration. Acceleration. Then find velocity at 1/3 of the complete journey. 1/3 ऑफ द कंप्लीट जर्नी। पहले मैं कहां पूछ रहा था? मिड पॉइंट पे। अब ये कहां पूछ रहे हो? 1/3 पे। 2/3 पे भी पूछ सकता था, 2/5 पे भी पूछ सकता था। सर कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले वाले सवाल को किया। ऐसे सवाल आते बेटा, जैसे हमने पहले वाले सवाल को किया। तुम्हें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन जो भी होगा हमें नहीं पता, कांस्टेंट नेचर पता है, बस ये मान लो, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। कंप्लीट जर्नी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, कंप्लीट जर्नी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। तो कंप्लीट जर्नी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी बोलो v स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी बोलो u स्क्वायर बराबर कितना डिस्प्लेसमेंट चल रही है s, ये इक्वेशन बना। और फॉर 1/3 डिस्प्लेसमेंट, 1/3 डिस्प्लेसमेंट, 1/3 डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, 1/3 डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। जब आप 1/3 डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, 1/3 डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब यहां से जर्नी स्टार्ट किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट था s, तो 1/3 क्या होगा? s/3। तो यहां पे मान लो कि s/3 के बाद तुम्हारा कुछ v डैश वेलोसिटी हो गया। अब यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, तो फाइनल वेलोसिटी बोलो। सर फाइनल वेलोसिटी v डैश का स्क्वायर, इनिशियल बोलो u स्क्वायर बराबर 2a s/3। अरे सर एकदम जोरदार बताया, जैसा पहला तो वैसा अब है। अब मैं पहले वाला 10 बार समझा देता हूं, लेकिन बच्चा फिर भी ये वाला नहीं कर पाता है। क्या रीजन है? क्योंकि वो डायरेक्टली कहता है कि सर बाकी चीजों को गोली मारो, हमको तो बस एमआर स्टार से मतलब है। वी मिड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और बाकी सब छोड़ देता। नहीं, कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट मेन है। और कंसेप्ट यही है कि जब भी वेलोसिटी 1/3 पे पूछे, 2/3 पे पूछे, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन हो, तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे। अब क्या करें? कैसे सॉल्व करना चाहते हो बताओ? क्या करूं मैं? 10 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। 10 तरीके से। 2s की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, या 2s की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, या दोनों को डिवाइड कर दूं, कुछ भी करते। देखिए इधर बेटा, यहां से देखो 2s की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, उसको यहां पे रख दो एक्जेक्टली 2s के बराबर, या दोनों को डिवाइड कर दो। चलो दोनों को डिवाइड करो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करो तो 2s से 2s कट जाएगा, 3/1 आ जाएगा क्योंकि 3 नीचे हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये एज इट इज रहेगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 3 v डैश का स्क्वायर माइनस 3 u स्क्वायर। अब क्या करें सर? अब सुनो ध्यान से, अब इस 3u स्क्वायर को इधर ले आओ, 3u स्क्वायर को इधर ले आओ। सर 3u स्क्वायर आएगा तो प्लस 3u स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और उसमें से माइनस u स्क्वायर एक घटेगा, तो v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3
इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं है? इसमें आपको ये इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेस्ड सवाल हम कर रहे हैं। एक और सवाल है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम यू, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम यू, ये रेस्ट से जर्नी को स्टार्ट नहीं कर रहा, यू वेलोसिटी से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, यू एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब यह है, मैंने आपको रिटार्डेशन का डेफिनेशन बताया था, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं कहते, वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अपोजिट हो। मान लो ऑब्जेक्ट तेरा जा रहा था आगे यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये डब्बा है ऑब्जेक्ट और यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन पीछे दे दो। सिर्फ और ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा होता तो वेलोसिटी पीछे है तो एक्सेलरेशन आगे दे दो, उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन में स्पीड हमेशा कम होता जाता है, ठीक है, रिटार्डेशन एंड लूज इट्स हाफ वेलोसिटी। देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो कह रहा है कि आधा वेलोसिटी लूज कर दिया उसने, कुछ देर बाद या कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई u/2 आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर। वाह यार, सब कुछ दिया है। कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद? 3 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड जो है 1/3 हाफ हो गई है। देन फाइंड फर्दर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट। मतलब यही ऑब्जेक्ट आगे चलता चलता रेस्ट में आ गया, कुछ देर बाद रेस्ट में आ, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन पीछे है तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। रेस्ट में आ गया तो पूछा है कि बताओ फर्दर डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, एस डैश कितना चलेगा रेस्ट में आने से पहले। रेस्ट में आने से पहले ये और कितना चल लेगा। सर कैसे किया जाए इसको? तो आप इसको कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इतना अटैच्ड क्यों हो? मैं नहीं हूं, सवाल है। वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, कुछ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। टाइम की जब बात ना हो ना सवाल में तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले याद करना। कहीं भी टाइम की बात ही नहीं है। लिख लो इसको, शॉर्ट नोट्स में लिख लो, दीवार पे लिख दे, आपने कपार पे लिख ले, हाथ पे लिख दे। अगर टाइम की बात ना की जाए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम याद करेंगे। तो चलो पहले 3 मीटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। बताओ फाइनल वेलोसिटी, सर u/2 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u। देखो ना बेटा, यहां से यहां तक जर्नी में कंसीडर कर रहा हूं, मतलब यहीं तक मैं जर्नी मान रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी बोलो u/2, इनिशियल वेलोसिटी बोलो u² इज इक्वल टू 2a और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 3 मीटर। वाह यार जोरदार। अब क्या करें? अब यहां से यहां तक जर्नी मान लो। वाह यार मजे आ रहे एकदम। अच्छा नहीं मानना तो तुम यहां से यहां तक भी जर्नी मान सकते हो। सर उससे भी ये निकल जाएगा, हाँ यहां से यहां तक जर्नी का डिस्प्लेसमेंट ले लेना s+3, तो यहां से यहां तक मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां बोलो अभी यहां से यहां तक जर्नी मान रहा हो तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 और इनिशियल वेलोसिटी हो गया u/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट s डैश। अब इसको डिवाइड कर दो थोड़ा सा प्यार से और अच्छे से। तो ध्यान से देखना, 2a से 2a कट जाएगा बहुत आराम से, 2a से 2a कट गया, इसको मारो गोली, तो बचा क्या? ऊपर में 3 और नीचे में s डैश। बहुत ही जोरदार। और यहां पे बचेगा u²/4 में से u² घटाओगे तो क्या आएगा? तो u²/4 में से u² घटाओगे तो आएगा -3u²/4। अब सर ये डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं आता मुझे। देखें यहां पे 4 है, एलसीएम लेगा 4, ये होगा u² -4u² तो u² -4u² तो -3u²/4 और ये आएगा u²/4 विथ निगेटिव साइन। अरे यार स्क्वायर है ना। अब ये बेटा u²/4 से u²/4 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, ये बचा आपका 3 इज इक्वल टू एस डैश को इधर ले जाओ, 3s डैश इज इक्वल टू 3, तो s डैश इज इक्वल टू 1 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी, कुछ फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो, टाइम न दे और ना ही टाइम के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे? आप इग्नोर करेंगे। किसको? किसको इग्नोर करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, टाइम वाले इक्वेशन को। चलो इसको अपन बाद में करेंगे, ये बीच में आ गया थोड़ा सा। ये देखो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम क्या होता है? ये स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम, मान लो कि तुम यहां पे अपने कार से निकले, कार तो है नहीं तेरे पास, स्कूटर ऑटो से निकले, ऑटो ये तेरा ऑटो है। वाह यार जोरदार ऑटो मैंने बनाया। ये बैठा अंदर में रामलाल,
रामलाल निकला ऑटो से, ठीक है, और सामने तुमको अब दिखा कल्लू, बाबू जलेला। ये बाबू जलेला, बाबू जलेला अपनी जीवन से बहुत दुखी है। बाबू जलेला के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको कोई छोड़ के चली गई है, जिसके वजह से बाबू जलेला यहां पे आत्महत्या करने आया है। बहुत ही दुखी है बाबू जलेला। ये आत्महत्या करने आया साहब, बाबू जलेला आत्महत्या करने आया। और तुम वह रामलाल। बाबू जलेला की डिस्टेंस कितनी है? इस डिस्टेंस पे है बाबू जलेला, कुछ 100 मीटर 200 मीटर ऐसा कुछ है। तुमने जैसे ही देखा कि बीच रोड पे बाबू जलेला खड़ा है ना, और बहुत रफ्तार में तू चल रहा है, तो रेस्ट में नहीं है, तू अपनी ऑटो को कुछ यूं रफ्तार से खींच के चला रहा है, एकदम खींच के जोरदार तरीके से। और तुमने जैसे ही देखा कि वहां पे बाबू जलेला खड़ा है, तो तुमने डिसाइड किया कि मुझे ब्रेक लगा लेना चाहिए। अब तू बाबू जलेला पे चला देगा, वो तो निकल जाएगा, जेल तो तू जाएगा, है ना। कहानी में कोई और है, दिक्कत किसी और की वजह से हो रहा है, वो तो बढ़िया खुश है किसी और के साथ। तू बाबू जलेला को ठोकेगा, उसकी वजह से जेल जाएगा। तूने सोचा कि अपने को झंझट से दूर रहना है, और तूने क्या करा? ब्रेक लगाया। नहीं, तूने ब्रेक लगाने का सोचा, और तूने ब्रेक लगाने का सोचा उसी इंस्टेंट पे ब्रेक लगा दो कि जब तक सोचने के बाद जब तक तुम ब्रेक लगाओगे तब तक ऑटो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मुझे ये बताओ, जैसे तू चाह रहा है, मान ले मैं ही ऑटो लेके जा रहा हूं, ऑटो लेके जा रहा हूं। मैंने देखा कि बाबू जलेला सामने खड़ा था, मैंने ब्रेक लगाया था अचानक से। जैसे ब्रेक लगाया, सॉरी मैं गलत समझा रहा हूं नहीं, फील करना इस बात को, ये थोड़ा फर्क है, फील करना। मैं ऑटो से जा रहा, मैंने देखा बाबू जलेला खड़ा है, मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये सिग्नल आया, मैंने डिसाइड किया ब्रेक लगाना चाहिए। अब इस सिग्नल पे मैं एक्ट करूंगा और मैं सच में ब्रेक लगा दूंगा, उसके बीच में टाइम गैप होगा। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 2 साल पहले की वीडियो डाले हैं, आप चाहे तो वहां से वीडियो जाके देख सकते, एकदम जोरदार है। मैं दिखा भी तो सकता था यार यहाँ पे, चलो तुम देख लेना। वहां पे वीडियो में मैंने क्या बोला कि मैं क्या करता हूं कि एक लेता हूं पेन मार्कर, और मैं खुले एकदम चैलेंज दिया 500 बच्चों को। मैं 500 मतलब 500 ही बच्चे होते हैं क्लास में, वहां पे 300 400 500 बच्चों को। अब मैंने 400 500 बच्चों को मैंने बोला कि चलो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक तो बाल कम है, ऊपर से बाल खराब कर लेता हूं मैं। चलो मैंने क्या किया कि मैंने रखा, देखो ये पेन है, ठीक है सर पेन है। सामने एक रामलाल खड़ा हो गया, मेरे आ गया सामने रामलाल। मैं बोला कि मैं पेन को छोड़ूंगा और तुम्हें पकड़ लेना है। सर कैसे? तो तुम ऐसे हाथ को रखना है, 2 उंगली से हाथ को रखो। मैं पेन छोड़ूंगा, तुम पकड़ लेना, मैं छोड़ूंगा और तुम पकड़ लेना, इसके बीच में एक टाइम गैप आएगा। देखना कितना आसान है। मैंने छोड़ा, तू पकड़ा, और मैंने चैलेंज दिया, जो पकड़ लेगा उसको 20 रुपए मैं दूंगा, नहीं तो मैं उससे 20 रुपए ले लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, है ना, 1-2 बच्चों ने, बहुत सा दूसरे बच्चों ने वीडियो बना लिया, वो मुझे भेजा, तो मैं बहुत पैसे कमाए उस दिन। काश तुम भी मेरे सामने होते, पिताजी से 10-10 रुपए मांग के लाते यहाँ पे खेलने के लिए, है ना, और कोई भी नहीं जीत पाता मेरे से। अभी कुछ बैठे रामलाल सोच रहे होंगे कि हम जीत सकते हैं, तो बड़े बड़े तिस्मार खान आए और गए। और तुम भी करोगे ना तो तुम ही जीतोगे, इस बात की गारंटी। आज अपनी मम्मी से, बड़े भैया से, पापा से, किसी से भी लगा लेना आज जाके चैलेंज लगा लेना। कैसे लगाना? सुन, गलती मत करना, सुन, पेन लेना और कहना देखो पापा, ये मैं पेन को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे छोड़ने के बाद आपको पकड़ लेना है। पापा बोलेंगे ओ इट्स वेरी सिंपल। बोलना अभी कहां, अभी तो देखो एमआर का जलवा। अब पापा ऐसे हाथ रखेंगे, मम्मी ऐसे हाथ रखेगी, भैया ऐसे हाथ रखेगा। तुम अचानक से, अब अच्छा नहीं कि दिखा के छोड़ना कि मैं छोड़ रहा हूं, ऐसे चुपचाप छोड़ देना। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जैसे तुम पेन छोड़ोगे, अभी वो तुरंत से तो नहीं पकड़ लेगा, तुम छोड़ने से पहले तो नहीं पकड़ लेगा ना, नहीं सर, जैसे तुम यहां पे छोड़ने वाले हो उससे पहले ही पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना, छोड़ने के बाद पकड़ना। तो जैसे तुम छोड़ोगे तो पापा के दिमाग में सिग्नल आया कि अच्छा इस रामलाल ने पेन को छोड़ दिया, और वो एक्शन लेंगे तब तक लेट हो चुका होगा, और उसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम। मैं बहुत आसानी से पकड़ ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता कि मैं छोड़ रहा हूं, पकड़ ले, मैंने पहले ही एक्शन ले लिया है, छोड़ने से पहले ही एक्शन ले लिया मैंने। देख, सामने वाले को नहीं पता हो ना, तो वो देखेगा अच्छा छोड़ दिया और एक्शन लेगा, तब तक पेन नीचे, और तू जीतेगा ही जीतेगा, हार ही नहीं सकता, चाहे तू घर में किसी से चैलेंज लगा ले। एक बार वीडियो देख लेना, मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था। तो चलो देखो, तो क्या है कि रामलाल ने सोचा कि मुझे बाबू जलेला को
नहीं ठोकना, मुझे उसको अवॉइड करना है। तो इसने सोचा, रामलाल ने सोचा, मैं लिख देता हूं यहां पे, रामलाल ने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, तो स्पीड कम हो जाएगा। नहीं सर, ब्रेक असल में लगा देगा तब तो स्पीड कम होगा। तो इसने सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए, और जब तक ये ब्रेक लगाता तब तक थोड़ा टाइम निकल गया और रामलाल यहां पहुंच गया। अगर अब जाके उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा दिया, इसने सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए और असल में ब्रेक लगा दिया, इसके बीच में एक टाइम गैप आ जाता है। उसी टाइम गैप को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। मान लो टी टाइम गैप हुआ और कुछ एस डिस्टेंस चल गया, तो इसको कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। कि सोचने में और करने में एक टाइम गैप होता है, रिएक्शन टाइम। जैसे तू सोचा कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हें सब कुछ आ गया, नहीं भाई 4 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसने सोचा ब्रेक लगाऊंगा और सच में ब्रेक लगाया, उसके बीच में एक टाइम गैप आया। अब स्पीड कब कम होगा? सोचने से कि ब्रेक लगाने से? ब्रेक लगाने से। तो असल में ब्रेक लगाने का मतलब होता है रिटार्डेशन देना, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन देना। अब इसने ब्रेक लगाया तो अब धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा और एग्जैक्टली बाबू जलेला के जस्ट पास में जाके तेरा ऑटो रुक जाएगा। तो खुश हो जाएगा, वाह बचा लिया मैंने। तो ब्रेक लगाने के बाद हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं उसको एस नॉट बोल देता हूं, इसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। हम इस टोटल को स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं कहते। जब हमने देखा तब हमने सोचा और कुछ देर सोचते सोचते चले और थोड़ी देर बाद ब्रेक लगाया, तो जब हमने असल में ब्रेक लगा दिया वहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस शुरू होता है, जब तक मैं रुक ना जाऊं। इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या होगा? तो बेटा यहां से यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि अभी सोचा है, ब्रेक लगाया नहीं है। तो टी इज इक्वल टू आप कह सकते हो यू बाई एस। गलत लिखा है। टी इज इक्वल टू एस बाई यू, ये आपका रिएक्शन टाइम। तो आपको बता देगा कि रामलाल ने देखा कि गजोदर खड़ा है और उसने जब तक ब्रेक लगाया तब तक वो 4 मीटर चल चुका था, उसकी स्पीड इतनी थी, तो रिएक्शन टाइम कितना होगा निकालो। उसके बाद तुम्हें यहां से यहां तक स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट नहीं करना, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान है सर, फिर भी बताओ कैसे। थर्ड इक्वेशन है मोशन से। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, तो लिखोगे 0 माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। अब यहां पे एक बात बताओ, अगर तुम आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो पीछे की डायरेक्शन एक्सीलरेशन यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। ये डायरेक्शन की वजह से माइनस आया, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस एस नॉट। तो एस नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2a। बहुत सिंपल है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट यू स्क्वायर बाई 2a। तो कंसेप्ट समझ में आया? रिएक्शन टाइम क्या होता है, फील आया। और उसके बाद हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर सवाल देखिए। अरे भाई तू रुक जा यार, तू अभी 2-3 सवाल बाद आ जाना। चल चल 2-3 सवाल बाद आना। यहां पे सवाल देखो, अ कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई ब्रेक आफ्टर अ लीस्ट 6 मीटर। 6 मीटर के बाद वो रुक सकता है। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर देन मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 24 मीटर। सर आप आंसर रट के आए हो क्या? हाँ, ऑप्शन में भी आ रहा है 24 मीटर। नहीं, मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि तू क्वेश्चन पढ़ेगा और आंसर दे देगा। तो चल पहले मैं करता हूं मजदूरी, क्योंकि आधी जनता है किस्मत का मारा। मजदूरी करता हूं। तो चलो, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई 2a। तो कितना मीटर चला है बोलो? सर 6 मीटर। आफ्टर अ ब्रेक एटलीस्ट 6 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ था और स्पीड दिया हुआ था 50 किलोमीटर पर आवर। तो चलो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में भी रहने दूं का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से 2a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आवर में ही है ये 2 मल्टीप्लाई 6। ये आ गया a की वैल्यू। सर a की वैल्यू हम पहले इंफॉर्मेशन से निकाल लेते हैं। फिर कह रहा कि अगर स्पीड इसका 100 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? जब 50 था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दिया था, वहां से हमने रिटार्डेशन निकाल लिया। एस डैश क्या होगा? एस डैश इज इक्वल टू यू मतलब 100 यू डैश का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ए। ब्रेक लगाने की क्षमता तो वही रही, कार तो वही है, सेम कार लिखा है। मूविंग इतना स्पीड
तो सेम कार, देखिए सेम कार, तो बोलेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। ओके सर, यहां पे 50 से कैंसिल होगा 2 आएगा, 50 से कैंसिल होगा 2 आएगा, 2 से ये कैंसिल होगा 6 होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 और नीचे है 6 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 6 24। सर ये तो ठीक है लेकिन ये यार क्या कर दिया आपने, तो बहुत ही भयंकर तरीके से किया है। हाँ तो किताबों में ऐसे ही करते हैं सर। एक और काम तो कर सकते थे सर, ये एक इक्वेशन लिख लेते हैं और एक इक्वेशन ये लिख लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करने से भी तो आंसर बहुत रफ्तार में आ जाएगा। एमआर स्टार लगाएंगे, क्या कहता है एमआर स्टार? एमआर स्टार एक छोटी सी सोच है, क्या है, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? देखो जितनी ज्यादा रफ्तार से चल रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज्यादा दूर तक जाके गाड़ी रुकेगा। अब मान लो तू ऑटो चला रहा, आधी नींद में ब्रेक मारा, तुरंत रुक जाएगा, और बांदी तूफान की तरह ऑटो चला रहा, तो दोनों में फर्क है ना। हाँ सर, तो जितनी ज्यादा स्पीड होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। अब मान ले तेरा जो ब्रेक है ऑटो का वो बड़ा खराब है, लो किस्म का है, एकदम नेपाल से लाया है ब्रेक, तो उसको तू लगाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। अगर ब्रेक की क्षमता कम हो तो ये कम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर ब्रेक जोरदार है, एकदम पावर ब्रेक लगाया तूने, तो ब्रेक जितना ज्यादा, इसलिए देखो डिनोमिनेटर में ब्रेक जितना ज्यादा उतनी जल्दी गाड़ी रुक जाएगा। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल स्क्वायर एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। ये दो चीजें हमें याद रखनी। याद क्या रखनी? वही तो फॉर्मूला ही है। हाँ सर ठीक है, याद रखना था तभी तो ये तूने लगाया है। हाँ सर ठीक है। अब सेम कार है तो ये तो सेम रह जाएगा, सीधी सी बात है। स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। पहले स्पीड कितना था सर? पहले स्पीड था 50, तो कितना डिस्टेंस चल के रुका था? 6 मीटर। अब स्पीड हो गया 100, मतलब कितना स्पीड हो गया सर? डबल हो गया, स्पीड डबल हो गया। तो स्पीड के प्रोपोर्शनल है कि स्पीड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? स्पीड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्पीड डबल तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा? 4 टाइम्स। मतलब ये 2u का होल स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ u आ जाएगा, u स्क्वायर एस आ गया, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो पहले कितना था? 6 गुना 4 मतलब 24 मीटर इज आंसर। यहां पे आ गया सीधा आंसर 24 मीटर। दिख रहा है ये क्या कर रहा है? एकदम युगांडा वाली मजदूरी, एकदम युगांडा वाली मजदूरी कर रहा है। समझ आया कि नहीं है? थोड़ा सा बुद्धि लगेगा। मैं कह रहा हूं कि कार सेम है तो हमें रिटार्डेशन की कोई चिंता है नहीं, सेम कार है। और उसने बोला कि स्पीड 50 था तो 6 मीटर है, तो स्पीड अगर 100 होगा तो क्या होगा? तो स्पीड क्या किया? 50 से 100 मतलब स्पीड डबल किया। और स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं होता स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड डबल तो उसका होल स्क्वायर 4 टाइम्स, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स, तो 6 गुना 4 24 मीटर आंसर। बताओ फील आएगी नहीं है? इधर देखो, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। बहुत ही जोरदार सवाल, बहुत ही जोरदार सवाल। इस सवाल को एक बार तुम खुद अटेम्प्ट करना या कहीं सॉल्यूशन जाके देख लेना। मैं तुम्हें अप्रोच सिखाता हूं सवाल को करते कैसे। काइनेमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के 20 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे बेहतर होगा एमआर स्टार। सर क्या, कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ, देखो रेस्ट, तो यू है तेरा 0, और थोड़ी देर बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 27.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 10 सेकेंड। टाइम भी बताया है कि कितना टाइम लिया है? 10 सेकेंड। और एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई है कि कितना है, तो आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही बाय डिफॉल्ट मानेंगे। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं लिखा बेटा, लिखा होता है ना कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम दिस पॉइंट दिस वेलोसिटी टू दिस वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू दिस वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। अगर नहीं होता तो बताना क्या है, नहीं तो कर कैसे पकाओगे सवाल को? कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है। टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लिख लिया। एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं क्या? हाँ, जब भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हो ना तो फटाक से एवरेज वेलोसिटी पता कर लो। तो एवरेज वेलोसिटी होगा फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, तो ये सिंपल हो जाएगा 27.5 बाई 2, ये हो गया। बहुत सिंपल है।
275/2। सर ये कैसे किया आपने? इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी बाई 2, एवरेज वेलोसिटी आ गया। और एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट होगा पहले 10 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी बोलो 27.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये डेसिमल प्लेस गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 275/2, 275/2। ठीक है, अब क्या? 10 सेकेंड में यहां से आया है। देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब इस 10 सेकेंड का उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, बोला कि इस 10 सेकेंड में तो 0 से 27.5 तक आ गया, अब अगले 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो यहां पे मजदूर करने वाले लोग मजदूरी कर देंगे भयंकर। अब आया जोरदार एमआर स्टार की एप्लीकेशन, S डैश इज इक्वल टू 3S। कैसे? तो पहले टी टाइम में ऑब्जेक्ट जितना भी चलता है, दूसरा टी मतलब पहला टी, और देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, बताया था ना नेक्स्ट, मतलब पहले 10 सेकेंड में x चलता है तो दूसरे 10 सेकेंड में 3x चलेगा, मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 इंटू 275। 275 को तुम एक काम करो 300 के आसपास मान लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर 300 गजब कर रहे हो, कोई बात नहीं, 300 मान लो। तो 900/2, 300 मल्टीप्लाई 3, 900/2 मतलब 450। 450 से कम आंसर आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि 275 को तूने 300 माना है, तो 450 से कम आना चाहिए। तो 137, 275, 450 से थोड़ा कम आना चाहिए, तो 550 तो होगा नहीं, सीधा 137 तो होगा नहीं। 137 कैसे हो जाएगा भाई? 25 ही तो ज्यादा लिया है, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा उसके आसपास कम आएगा, मतलब था 275, उसको मैंने 300 मान ला। तो मैंने क्या किया है, तो आपने थोड़ा सा ज्यादा मान लिया, तो मेरा एक्चुअल आंसर थोड़ा सा मतलब जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक्चुअली से थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम मतलब ये 412। अब तुम एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देख लो, यही आंसर आएगा। ये मुझे पता है कि मुझे ऐसे रफ्तार में करना है, सीधा आंसर टिक करना है, तुम करके देखो वही आंसर आएगा। होप्स, उम्मीद है आएगा आएगा आएगा, एकदम आएगा, एकदम वही आंसर ही आएगा। देख लो आगे देखते हैं। अ मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू स्टॉप द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग 10 मीटर। देखो भाई फिर वही बात हो गई। देखो जब भी बोले ना कि स्पीड इतनी है और ब्रेक लगाने के बाद इतना चल के रुक गया, तो समझ गया ना कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सवाल है। इट्स एक्सीलरेशन इज, तो ये बड़ा आसान सवाल पूछा, तो इसका एक्सीलरेशन पूछा है तो बहुत आसान है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है u²/2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया 10 मीटर इज इक्वल टू u² हो जाएगा तुम्हारा 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रिटार्डेशन, 0 से 0 कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर प्लस और माइनस दोनों के टर्म्स में आंसर दिया हो तो आप एक बात बताओ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और वेलोसिटी को अगर आपने प्लस माना है तो एक्सीलरेशन आपका पीछे निगेटिव हो जाएगा, तो -20 आएगा। सर -20 कैलकुलेशन में तो नहीं आया था, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v² - u² बराबर 2s। अब यहां से a निकालो, तुम्हें दिख जाएगा माइनस आता हुआ। हमने तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया था ना यहाँ पे, s इज इक्वल टू v²/2a, और यहाँ पे एक्सीलरेशन को निगेटिव मान के सॉल्व किया था ना। तो तुम लॉजिकल बताओ, अगर प्लस में आंसर होता तो प्लस भी स्टिक करते, लेकिन प्लस भी इस पे और माइनस भी है। तो हमें देखना है कि वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। वेलोसिटी प्लस में दिया हुआ तो एक्सीलरेशन यहाँ पे माइनस में होगा, एक्सीलरेशन यहाँ पे माइनस में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये बार बार आ जा रहा है, एक सवाल और होगा वहां पे, मैं वो करा देता हूं पहले। ये क्या सवाल देख लो एक बार। वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी आफ्टर an interval of 4 सेकेंड। इट्स वेलोसिटी आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड मतलब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी है उसका 10 मीटर पर सेकेंड। देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड, इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड मतलब है कि अब से 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। बड़ा आसान सवाल हो गया यार। u की वैल्यू 10, a की वैल्यू रखोगे 2, और टाइम हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन टेक्स टाइम t। चलो इसको आप सॉल्व कर ही लेते हैं। ये क्या कह रहा है समझना, ये एक दूसरी कहानी है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन टेक टाइम t फॉर s डिस्प्लेसमेंट, टेक्स टाइम t फॉर s डिस्प्लेसमेंट।
मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 0, क्योंकि रेस्ट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मतलब वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एंड टाइम t, कंप्लीट s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, t टाइम लिया है, यहां पे आया t टाइम। देन फाइंड टाइम टेकन टू फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट मतलब पहला आधा डिस्प्लेसमेंट। तो पहला आधा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो पहला आधा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s/2 और दूसरा आधा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा s/2। तो बोला कि पहले आधे डिस्प्लेसमेंट में टाइम मान लो t1 लगता है तो ये कितना होगा, ये पूछा है। दूसरे आधे में अगर टाइम t2 लगता है तो ये कितना होगा। बढ़िया सवाल, एकदम जोरदार। तो सर कुछ टाइम दिया हुआ है क्या यहाँ पे, हाँ, कंप्लीट जर्नी का टाइम दिया हुआ है। टेक्स टाइम कैपिटल टी फॉर एस डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट को चलने में कैपिटल टी टाइम लगा। तो आधा डिस्प्लेसमेंट चलने में कितना टाइम लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ था, अटेम्प्ट करके बताओ, खुद एक बार सॉल्व करो, बहुत इजी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तुम्हें कहना चाहिए सर नहीं लगाएंगे, क्यों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बुराई है। सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगा दोगे आप। अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो, मान लो यहां पे आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, तो उसमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब फाइनल वेलोसिटी ना तो दिया हुआ है ना आपको निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम निकालना है। पूरे जर्नी का टाइम t है तो आधे जर्नी का टाइम निकालना है। तो आधा कर दो ना सर, नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चल रहा होता है ऑब्जेक्ट, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब भागने का रफ्तार सेम है। अगर भागने का रफ्तार सेम है तो पूरे जर्नी का टाइम t, तो आधे जर्नी का टाइम t/2। लेकिन क्या है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, भागने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, तो बताइए टोटल जर्नी का टाइम t है तो आधे जर्नी का टाइम t क्या होगा। तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, y सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। y रीजन क्या है, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम दिया होता है, टाइम निकालना होता है, दिया होता है टाइम है। तो लिखो s, इनिशियल वेलोसिटी बोलो 0, इनिशियल वेलोसिटी बोलो ना भाई, यहां पे क्या है 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कुछ a मान लो कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, ये आएगा। s इज इक्वल टू आएगा हाफ a कैपिटल टी स्क्वायर, ये आ गया सर, ले लो। चलो फर्स्ट हाफ के लिए लिखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट हाफ जर्नी, फॉर फर्स्ट हाफ जर्नी, फर्स्ट हाफ जर्नी मतलब आधा, तो लिखोगे s/2 इज इक्वल टू हाफ a इंटू t/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, आई एम सॉरी, पर आधा जर्नी तो डिस्टेंस आधा हुआ ना, आधा जर्नी मतलब डिस्टेंस आधा हुआ, टाइम तो यहां पे कुछ t1 है। अच्छा सर ठीक है। अब सेकेंड हाफ जर्नी के लिए लगाता हूं मैं, सेकेंड हाफ जर्नी, सेकेंड हाफ जर्नी का डिस्प्लेसमेंट होता कितना, s/2 इज इक्वल टू हाफ a t2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या ये। अब इसमें से मैंने कंप्लीट जर्नी का इक्वेशन लिखा है, पहला आधा जर्नी का इक्वेशन लिखा है, पहला मतलब यहां से यहां आधा, फिर दूसरा आधा मतलब यहां से यहां आधा। इनमें से एक इक्वेशन गलत लिखा है मैंने, और वो गलत आप आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा गलत लिखा है मैंने, बताइए आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि मैं कौन सा इक्वेशन गलत लिख गया। तो सर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है, एक्सीलरेशन आपने a कांस्टेंट मान लिया, तो a टाइम कैपिटल टी दिया हुआ है t स्क्वायर, ये तो सही है। पहला आधा जर्नी मतलब यहां से यहां तक, पहला आधा जर्नी मतलब आधे डिस्टेंस करते के लिए, तो आधा डिस्टेंस s/2, u यहाँ पे 0 ही है, हाफ है t1 का होल स्क्वायर, टाइम लगा t1, सही है। और पूरे जर्नी में एक्सीलरेशन कांस्टेंट a है, आधे जर्नी में भी वही एक्सीलरेशन कांस्टेंट a है। सर यहां पे सेकेंड हाफ के लिए मतलब यहां, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं है। अगर जर्नी को तुम मानते हो कि मैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, कुछ होगा, लेकिन यहां पे गलती से वेलोसिटी आपने 0 मान लिया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन गलत लगा। फील आया कि नहीं है। मैं पूरे जर्नी के लिए लगा रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर आधे के लिए लगाया तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐसे जा रहा, लेकिन इस आधे में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो सर निकाल लो, नहीं निकालूंगा, जरूरत ही नहीं है। वो गलत है, वो फील आ गया कि नहीं आ गया, जानबूझ के मैंने गलत करके आपको दिखाया, ठीक है। वो सॉल्यूशन में नहीं भी समझाता तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर यही आ चुका है। सर कैसे, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 क्या है, s/2, s/2 डिवाइडेड बाई s, फर्स्ट इक्वेशन में s इज इक्वल टू, इधर बताओ क्या है इक्वेशन 2 में, हाफ a t1 का होल स्क्वायर, इधर क्या बोलो
हाफ ए कैपिटल टी का स्क्वायर। a/2 से a/2 कटेगा, यहां पे बड़े प्यार से देखेंगे तो s से s भी कटेगा, ये 2 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो बताओ t1 का होल स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। टी कैपिटल टी स्क्वायर को भी यहां लिख देंगे तो बड़ा आसान है, इसको यहां लिख ही दीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी का होल स्क्वायर बाई 2, तो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका t/√2। t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t/√2। देखिए t1 इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल टी, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कैपिटल t/√2। अरे हाँ, ये तो सही बता रहे हो सर, t1 इज इक्वल टू कैपिटल t/√2। अगर कंप्लीट जर्नी का टाइम लगा है कैपिटल टी, तो पहले आधे जर्नी का टाइम लगेगा कैपिटल t/√2, मतलब √2 टाइम्स कम। फिर सेकेंड हाफ जर्नी का डिस्टेंस क्या हो जाए, टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ जर्नी के लिए आप निकालेंगे t2, t2 हो जाएगा कैपिटल t माइनस t1। बहुत आसान है, तो t2 क्या हो जाएगा सर, तो कैपिटल t माइनस कैपिटल t/√2। t1 की वैल्यू ये नहीं, कैपिटल t/√2, तो ये t2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टाइम का रेशियो भी पूछ लेते हैं, t1:t2 का रेशियो क्या होगा, t1:t2 का रेशियो क्या होगा। तो जिस तरीके से इक्वल टाइम इंटरवल में हमने डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखा था, जैसे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो था x 3 x 5 x। 1 सेकंड में, टोटल 2 सेकंड में, टोटल 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो था x 4 x 9 x। उसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, पहला डिस्टेंस इंटरवल इक्वल मतलब s/2, फिर दूसरा s/2, उसमें जो टाइम का रेशियो है वो आया है तुम्हारा 1/√2, है ना, t/√2, t माइनस t/√2। इसका रेशियो निकाल लो, चाहो तो t1 और t2 का रेशियो भी निकाल सकते हो। रेशियो निकाल के दिखाऊं, एक बार रेशियो निकाल के दिखाऊं, t1/t2 का रेशियो निकाल देता हूं। ये बताओ क्या था, t/√2, ये क्या है, t माइनस t/√2। एक काम करो, यहां से t/√2 कॉमन निकाल लो, अरे ऊपर तो t/√2 रहने ही दो, नीचे t/√2 कॉमन निकालो। तो सर यहाँ तो 1 है, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। t/√2 से t/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1:√2 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका t1/t2 का रेशियो आ गया। अब यहां पे अगर तुमसे कभी पूछे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जर्नी स्टार्ट करता है, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैं फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट s लेता हूं, उसका टाइम t1 है, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट s लेता हूं, उसका टाइम t2 है, फिर तीसरा डिस्प्लेसमेंट s लेता हूं, उसका टाइम t3 है, फिर चौथा डिस्प्लेसमेंट s लेता हूं, उसका टाइम t4 है। मतलब पहले इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पीछे था वही है, सेम है, s पे फोकस मत करो, तुम ये देखो कि पहले s/2, अच्छा मान लो इसको मैं 2s ले लेता, सुनना, इसको मान लो टोटल जर्नी ले लेता मैं 2s, तो आधा क्या होता है s, फिर दूसरा आधा क्या होता है s, तो पहले इसके लिए टाइम t1, दूसरे इसके लिए टाइम t2, तो यही तो बनता, यही तो रेशियो बनता। पहले इस इक्वल डिस्प्लेसमेंट s के लिए टाइम t1, फिर दूसरे इसके लिए टाइम t2। उसी तरीके से यहां समझना, पहले इसके लिए टाइम t1, फिर दूसरे इसके लिए टाइम t2, फिर तीसरे इसके लिए टाइम t3 और t4। तो इसका रेशियो क्या होगा, सेम इसी पैटर्न में होगा, t1:t2 t3 t4 का रेशियो जो होगा वो देखिए क्या होगा। यहां पे देखो क्या था, 1:√2 माइनस 1। अब आगे क्या लिखेंगे, सेम पैटर्न में, सब सेम पैटर्न कैसे, तो एक डिजिट इसका बढ़ाओ, तो √2 से हो जाएगा √3 माइनस 2, ये आएगा। सर ये क्या लोचा है, अरे यही तो है, एक मिनट, ये भी रूट आएगा, √3 माइनस √2 इस 2, √4 माइनस √3 इस 2, √5 माइनस √4, ये आएगा। ये टाइम का रेशियो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। किया क्या है देखो, पहले क्या किया मैंने, यहां पे लिखा 1, सिर्फ पहले क्या लिखा 1, फिर यहां पे एक डिजिट बढ़ा कर रूट लिया, और ये असल में रूट ही है। -1 का मतलब ऐसे भी तो लिख सकता हूं, -√1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कोई बुराई थोड़ी ना यार, कोई बुराई थोड़ी ना यहां पे। इस पैटर्न में ये बढ़ता चला जाएगा, 1:√2 माइनस 1 √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये टाइम का रेशियो इतना नहीं आता तुम्हारे काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो 1:√2 माइनस 1 का पैटर्न याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, मैं बोल रहा हूं ना, नहीं याद रखना है। अब तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये 2 पकड़ लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये इस पे बेस्ट IIT में बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, लेकिन ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना। तो कोई भी मेरे से नहीं पूछेगा कैसे आया, वो आपको नहीं पढ़ना है। 1:√2 माइनस 1 समझ में आ गया, हाँ सर। लिखने का पैटर्न कैसे गया, एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, देखो जैसे ये है सिर्फ 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं, √1 माइनस √0 इस 2,
इसको 1 को बढ़ा के किया 2, इसको कर दिया 1, फिर नेक्स्ट में 2 को बढ़ा करके 3 कर दिया, इसको कर दिया 2, फिर ये कर दिया 4 माइनस रूट 3, इस तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी की वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा था मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर अ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा है, 4 सेकेंड के लिए उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा है। इट मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी 4 सेकेंड बाद हो गई 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बॉडी आगे जा रहा था तो पीछे की तरफ लगा। देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। सवाल को पूरा पढ़ना एक बार। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास दिया 10 kg, मुझे लग रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर अ 4 सेकेंड ऑन इट, इट्स मूव विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। देन रिटार्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा सकते हो डायरेक्टली, v माइनस यू बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी बोलो, फाइनल वेलोसिटी बोलो 2, इनिशियल वेलोसिटी बोलो 10, इनिशियल 10 है बे, टाइम लगा है 4 सेकेंड बटा 4, तो आ जाएगा 2 माइनस 10 माइनस 8/4, माइनस 8/4 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा है और दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत है। तो क्या गलत किया, सब तो सही था ना। इट मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिधर चल रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल थी 10 मीटर पर सेकेंड और पीछे की तरफ फोर्स लगाने की वजह से ये थोड़ी देर बाद रुका होगा और फिर पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि आगे की वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो पीछे की वेलोसिटी को मैं माइनस लूंगा। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहां पे लिखेंगे आप -2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। यह आएगा आपका -12/4 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, सॉरी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, यह आएगा आंसर। देखो बेटा, अगर 10 है तो 10 से घट के कुछ 6 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 4 हो गया होगा, 3 हो गया होगा, 2 हुआ होगा, तो 2 तो आगे था ना, यहां से यहां तक निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा ना। फिर 2 से कुछ 1 हो गया होगा, फिर 0 हुआ होगा, फिर पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया होगा। क्यों, कोई की भी चीज आगे आ रही है मान लो और तुम उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो तो धीरे धीरे करके उसका स्पीड कम होगा, रेस में आएगा और हो सकता है पीछे की तरफ अपनी जर्नी को वो स्टार्ट कर दे, पीछे की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दे। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे ये लॉजिकल सवाल मैंने जानबूझ के दिया था। नेक्स्ट देखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब पीछे की तरफ। देन डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज, तो 5th सेकेंड ऑफ मोशन में ये ऑब्जेक्ट कितना चलेगा। अब इस तरह के सवाल को थोड़ा सा रुक के सॉल्व करना होता है। इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और आगे की तरफ ही एक्सीलरेशन में दे दूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें किसी भी इंस्टेंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। और जिधर ऑब्जेक्ट चल रहा है उधर ही आप एक्सेलरेशन दे दो तो स्पीड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन यह कह रहा है कि एक्सेलरेशन मैंने पीछे की तरफ दिया है। अगर मैंने एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दिया है तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? सर इसका स्पीड घटता जाएगा और स्पीड घटते घटते हो सकता है कभी ये रुक जाए। हाँ सर रुक सकता है ना, घटते स्पीड कम होते होते उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हाँ, और 0 होने के बावजूद भी मैं पीछे की तरफ एक्सेलरेशन देता रहूंगा तो ये अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करके हो सकता है पीछे चलना लग जाए। हाँ सर, और फिर से अगर तुमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। लेकिन डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस तो पाथ लेंथ है, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। सर आपने पहले निकाला था, मैंने जब डिस्टेंस निकाला था उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसको डिस्टेंस बोल दिया था।
लेकिन यहां पे जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे, और ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं बनते बेटा, एक दो सवाल ऐसे बनते हैं, लेकिन इसको कर लेने चाहिए। देन डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या है? व्हाट इज द फिफ्थ सेकंड? फिफ्थ सेकंड का मतलब है 4 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड के 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच के टाइम को हम कहते हैं फिफ्थ सेकंड। तो सबसे पहले हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आ रहा। तो चलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, और टाइम में देखना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आया है। रेस्ट में आया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी बोलो 10, एक्सीलरेशन बोलो -2 क्योंकि पीछे इंटू टी, टी बराबर 5 सेकंड। तो एग्जैक्टली जब 5 सेकंड हो रहा होगा तो ऑब्जेक्ट रुका होगा। एग्जैक्टली 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट रुका होगा यहां पे, और t इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं 4 से 5 सेकंड के बीच देखूं डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही नहीं किया। डायरेक्शन मोशन कब चेंज कर रहा था? 5 सेकंड के बाद। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कब पूछ लिया? 5 सेकंड से पहले। तो मुझे टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जिस टाइम इंटरवल में मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछा है या डिस्टेंस पूछा है, वहां उस टाइम इंटरवल में वो यू टर्न नहीं लिया, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पे डायरेक्ट हम एस nth का फॉर्मूला लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी बोलो 10 माइनस एक्सीलरेशन 2/2 a/2 इंटू 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 5 -1 रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 10 ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1, 5 मल्टीप्लाई टू 10 माइनस 1 9 इज इक्वल टू 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सही किया सॉल्व। 2 से 2 कटेगा, 5 गुना 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 इंटू 1, तो ये आ गया 10 में से 1 जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है जो कि 1 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 6 सेकंड का पूछता तो 6 सेकंड में हमें यू टर्न मिलता, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहां पे रोक के और फिर पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देता, तो वो एक अलग कहानी हो जाती, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। सर वो अलग कहानी हो जाएगी मतलब क्या? मतलब एक सवाल सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूं। एक सवाल पहले ये देख लो, आसान सा है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकंड विल बी। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां पे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकंड। देखो बेटा, जब वो रेस्ट बोल देना मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, रेस्ट में मतलब पार्टिकल का मोशन अभी है ही नहीं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैं नीचे दूं तो ऑब्जेक्ट नीचे चलना शुरू करेगा, जीवन भर के लिए नीचे चलता रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आगे दूंगा तो जीवन के भर के लिए आगे चलता रहेगा। इसीलिए वो डिस्टेंस लिख भी दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिधर एक्सेलरेशन दूंगा पार्टिकल उधर चलता रहेगा। तो पूछा रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकंड, मतलब एस 4th लिखा है 4th और ये लिखा है 3rd, तो कैसे निकालेंगे? तो ये u तो 0 ही हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो लिखेंगे सिंपल a/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन कितना है नहीं पता इसलिए यही रहने दिया, और 4th का पहले पूछा तो 2 मल्टीप्लाई 4 -1 डिवाइडेड बाई a/2 इंटू 6 का 3rd सेकंड का पूछा है तो 2 मल्टीप्लाई 3 -1, तो ये a/2 से a/2 कटेगा, 8 -1 हो जाएगा 7 और ये 6 -1 हो जाएगा 5। 7/5 इज योर करेक्ट आंसर। 7/5 इज योर करेक्ट आंसर। क्या फील आया? बहुत अच्छे से समझ आया? 7/5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है साहब, एकदम ही जोरदार अच्छे से समझ आया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, रेस्ट टू रेस्ट जर्नी वेट वेट वेट, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया? रेस्ट टू रेस्ट का हम केस आपको कराएंगे। हाँ ये देखो, पहले मैं कंफ्यूज हो गया पूरा, ये घूम गया, सॉरी। ये देखो बेटा, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीट में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आईआईटी में लेकिन ऐसे सवाल आते हैं। सर कैसे सवाल? देखिए, एक कार है, कार ऑफ एमआर, ये लो कार है ऑफ एमआर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां दिया हुआ है। एक्सीलरेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पीछे की तरफ। आगे की तरफ दे देना तो जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सीलरेशन, तो चलता जाएगा चलता जाएगा। लेकिन पीछे की तरफ अगर एक्सीलरेशन दे दिया जाए a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर यहां पे आता है दिक्कत। सर क्या? तो मुझे असल में ये दोनों सब अब ठीक है, मुझे ये दोनों सवाल एक साथ ही कराने थे। मैं इसको ऊपर ले लेता हूं और इसको नीचे ले लेता हूं।
यहां पे मैंने तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, लेकिन कब पूछा था? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड पूछा था। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड पूछा था। 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। और यहां पे मैं कब पूछ रहा हूं? फाइंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड मतलब टोटल 6 सेकेंड में। 6th नहीं लिखा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 6th नहीं लिखा है। ऐसा लिखा होता डिस्टेंस इन 6th सेकेंड, मतलब सिर्फ हम 6ठे सेकंड में देखते, 5 से 6 के बीच में। यहां पे क्या लिखा है? इन 6 सेकंड। तो हमें इन 6 सेकंड मतलब 0 से 6 सेकंड के बीच देखना है। तो पहले कार तुम्हारा मान लो यहां था, अब फील करना बेटा, मजा आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पीछे की तरफ अगर मैं इसमें एक्सीलरेशन दे दूं, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, मतलब माइनस होने का मतलब पीछे होने की वजह से हर 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी 2 से। तो कुछ देर बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, और फिर मैं एक्सीलरेशन हटा नहीं रहा, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लगातार दे ही रहा हूं, तो ये रुक जाएगा और फिर पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगा, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो ये देखो कि रेस्ट में कितनी देर में आएगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच कार कम्स टू एट रेस्ट। मुझे वो टाइम बताओ जब कार रेस्ट में आ गया है, मुझे वो टाइम बताओ जब कार रेस्ट में आ गया है। तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है सर। रेस्ट में आ गया मतलब वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी था 10 और एक्सीलरेशन था 2 इंटू टी, तो टी का मान टाइम आ गया 5 सेकेंड, मतलब सर 5 सेकेंड में कार रुक जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पे टाइम हो रहा है 5 सेकेंड। अब मेरे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी पूछा है 0 से 5 सेकेंड के बीच का पूछा है ना। कोई भी टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच का लिया है कि टाइम 5 सेकंड से ज्यादा चला गया? सर टाइम 5 सेकंड से ज्यादा चला गया, वो मेरे से कुल 6 सेकंड का पूछा है। अब 6 सेकंड का डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट? 6 सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, तो 6 सेकंड का डिस्टेंस ये आएगा टोटल पाथ का लेंथ, ये आएगा टोटल डिस्टेंस। और ये क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं सर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे इक्वेशन ऑफ मोशन से। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते समय आप यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और पार्टिकल यू टर्न ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल के लिए सही बताता है। पार्टिकल यू टर्न ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टिकल यू टर्न लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल यू टर्न नहीं लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यह डिस्प्लेसमेंट हमेशा सही बताता है। इसीलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट ही हमेशा सही बताता है, डिस्टेंस नहीं बता पाएगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तुम्हें, तो एस बराबर वेलोसिटी बोलो तो कितना है 10, टाइम बोलो 6, मान लो 6 सेकंड का मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, -1/2 इंटू 2 6 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 36, और उधर आ गया 60 माइनस 36, तो 60 माइनस 36 बताओ क्या होगा 24 मीटर। 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा सर। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ। असल में ये डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ चला है क्या? नहीं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का लेंथ आया 24 मीटर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सही बता देगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। अगर वो 0 से 5 सेकंड के बीच पूछता, 0 से 5 सेकंड के बीच पूछता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता। लेकिन वो कब का पूछ रहा है सर? वो तो पूछा 0 से 6 का। तो सुनो कैसे निकालेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ये लेंथ निकालो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो ये लेंथ निकालो, मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो s बराबर आएगा u बोलो 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस हाफ 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, बोलो क्या आ जाएगा सर? ये 25 मीटर आएगा। सॉल्व करके देख लो। उसके बाद यहां पे आपकी वेलोसिटी हो गई 0, हाँ ये देखो रेस्ट में आ गया, और यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कितना होगा? वही जो दे रहे थे पीछे की तरफ, -2 पीछे की तरफ, और वेलोसिटी 0। और 5 सेकंड से लेके 1 सेकंड के बीच का इंटरवल क्या है? 6 सेकंड के बीच में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट और निकाल लो 5 to 6 सेकंड के बीच का। मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 0 से 5 का। अब 5 से 6 का निकाल दो, तो यहां से यहां तक कितने देर का जर्नी हुआ है सर? 1 सेकंड का जर्नी और हुआ है। तो लिखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं जर्नी को 5 से 6 सेकंड के बीच ले रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दिया है तो -2 इसलिए माइनस आ गया, इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये कटेगा तो ये आ जाएगा तेरा 1 मीटर। मतलब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कितना चला है? 1 मीटर। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कितना चला था? 25 मीटर। देख यहां निकाला है
तो 25 प्लस 1 क्या होगा? 26 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 26 मीटर। देखो ये 25 और ये 1 मीटर, 26 मीटर चला टोटल डिस्टेंस। देखो 25 और 1 मीटर। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, डिस्टेंस ही पूछा था। ये सवाल का हिस्सा नहीं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो सर एक बात बताओ, अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, टोटल देख लो, यहां से यहां तक चला है 25 और एक पीछे चला गया, तो 25 में से एक घटाओ तो क्या होगा? 24। तो यहां से यहां का लेंथ 24 आना चाहिए। देखो 24 आया। इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सही बताता है। ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे या नहीं करे, अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछना है तो आंख बंद करके लगा दो, सही आंसर आएगा। लेकिन डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन चेंज कर जाएगा तो एक्चुअल पाथ लेंथ निकालना पड़ेगा, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बता पाएगा। तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। सर इसका कोई एमआर स्टार है? हाँ है। सर बताओ। अभी नहीं, ग्राफ पढ़ाते समय पढ़ाऊंगा। बिना किसी कैलकुलेशन के एक लाइन खींचूंगा, तुम्हारा ये भी आंसर आएगा। ये भी नहीं करना पड़ेगा ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब आ जाएगा एक ग्राफ बनाते ही। सर अभी बता दो, ग्राफ अभी नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करो बेटा। एक्चुअल में किताबों में कहीं नहीं है वो, और कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सवाल आईआईटी का है और मैं तुम्हें बताऊंगा एक ही लाइन में आंसर। सब एक ही लाइन में आ जाएगा, डिस्टेंस भी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, पार्टिकल कब रुक रहा है, सब आ जाएगा एक ही लाइन में। क्या बात कर रहे हो सर? एकदम जोरदार ही है, एकदम जोरदार इसलिए ग्राफ पढ़ाना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। तो इसको हम सीख लें। हाँ, इसको थोड़ा सीख लो, लेकिन ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सीख लो। इसमें क्या क्या सीखना है सर? इसमें पहली बात तो ये सीखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल कभी नहीं रुकेगा, चलता जाएगा जीवन भर के लिए, और एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट आ जाए तो पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, फिर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करके पीछे आ चलने लगेगा। मतलब रुकेगा मतलब उसकी मोशन खत्म हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में मोशन शुरू होगी। अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंटरवल में सही बताता है, डायरेक्शन चेंज करे या ना करे। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछे तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। डिस्टेंस इस तरीके से निकाला जाता है किताबों में, मैं तुमको बहुत आसानी से ये निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आज का रिकॉर्डेड लेक्चर रहा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ और सवाल भी हम करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि होता है रेस्ट टू रेस्ट मोशन। मतलब एक ही है, उसके बाद तो तुम्हारा अर्जुन आएगा और थैंक यू आएगा। रेस्ट टू रेस्ट का जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दो केस इलस्ट्रेशन और रह गए हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो इस पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर एग्जांपल बता दो, रेस्ट टू रेस्ट मोशन लिखा है आपने, रेस्ट टू रेस्ट रेस्ट से रेस्ट, तो मोशन कहां से आ गया? जैसे अच्छा, रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट से चला और रेस्ट में पहुंच गया, इस तरह के मोशन का कोई एग्जांपल बताओ। तो दुनिया में हर मोशन यही है। कोई ऐसा है कि आज से चला कभी रुक ही नहीं रहा? हाँ सर, अर्थ का घूमना, हाँ है। लेकिन कोई जैसे कार का चलना, तो कार घर से स्टार्ट करते हो, ऑफिस में जाके रोकते, स्कूल में जाके रोकते हो, तो रेस्ट से चला, एक्सेलरेट हुआ, फिर ब्रेक लगाया, फिर रुक गया। ट्रेन का चलना, ट्रक का चलना, तुम दौड़ना शुरू करते हो तो जिस अभी रुके हुए हो और फिर दौड़ना शुरू किया तो वेलोसिटी जीरो, कुछ एक्सीलरेशन दौड़ना शुरू किया, फिर जब तुम्हें रोकना है तो अपने आप को रिटार्ड किया और धीरे धीरे स्पीड कम करके रोक लिया। तो दुनिया में यही मोशन 90% हो रहा है, रेस्ट टू रेस्ट। तो ये केस बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे, 15-20 मिनट लगेगा, 2-3 सवाल और करेंगे और ये केस खत्म करके हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा, मैंने कम इसीलिए रखा है क्योंकि सैटरडे को छोटी क्लास रख के इसको हम खत्म ही कर लेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये रहा आपका थैंक यू, ये लीजिए आपका थैंक यू। ओके।